Hello class, my name is Ankit Kumar. I welcome you all in our YouTube platform channel. देखो आज इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे जो कि अभी 2024 के जो फ्रेशली जो घटित हुए हैं वो करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। कल जो था हमने आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था, ओके। आज हम क्या करेंगे कि इकोनॉमिक सेक्शन के जो करंट अफेयर्स हैं, जो करंट में चीजें हुई हैं, आज हम उसको देखेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है ना, ये स्टंप ड्यूटी से रिलेटेड है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन जो है ये स्टंप ड्यूटी से रिलेटेड है। अब आपको बताना है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये क्या आ रहा है इसमें बार बार नो इंटरनेट। हट कहाँ रहा है, हट तो जाए पहले। चलो, हट गया। ओके, ठीक है। आपसे जो है ना स्टंप ड्यूटी के बारे में पूछा जा रहा है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्या है, इट इज ए गवर्नमेंट टैक्स व्हिच इज लिविड ऑन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स लाइक एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। देखो, जो स्टंप ड्यूटी होता है, आपने भी देखा होगा कि जमीन खरीदने जाओ या कोई भी लीगल काम करते हो, 10, 20, 50 रुपए का स्टंप पेपर लगता है, उसके ऊपर ही काम करते हो। तो ये जो पैसा है, ये किसको आप दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आप सरकार को ही दे रहे हो। तो एक तरह का क्या है, गवर्नमेंट टैक्स है। बिल्कुल ये सही बात है। सेकेंड क्या है कि द अमाउंट स्पेसिफाइड इज फिक्स्ड बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स नेचर। देखो, यहाँ पे जो अमाउंट की बात की गई, क्या अमाउंट फिक्स होता है, इसको एक बार देखेंगे। एंड थर्ड क्या है कि स्टंप ड्यूटीज आर नॉट एक्सेप्टेड एज वैलिड एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। देखो, ये तो सरासर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना, क्योंकि आप किसी से बहस भी करते हो ना, कहीं झगड़ा हो जाए तो भी क्या बोला जाता है वहां पे, तो वहां पे क्या बोला जाता है कि स्टंप पे लिख के दो। मतलब कहीं पे आप बहस कर लो, किसी के दोस्त को भी पैसा देते हो तो बोलते हो ना कब रिटर्न करोगे, तो जब चाहिए तो स्टंप पे लिख के दो, 1 तारीख को दोगे। तो ये बिल्कुल कोर्ट के अंदर एक्सेप्टेबल होता है। तो क्या होगा, आपका 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या है, ओनली 2। मतलब जो दो स्टेटमेंट इनमें से है, हाउ मेनी स्टेटमेंट पूछ रहे हैं ना, तो 2 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो गए। अशोक देसाई जी, आपके जो आंसर हैं बिल्कुल सही थे। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अब देखो, यहां पे जो सवाल है, ये आपसे क्या पूछा जा रहा है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, MIIS के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखो, जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, ये बेसिकली मार्केट के ऊपर ही, जैसा कि नाम में मेंशन है, मार्केट के ऊपर ही रिलाई करेंगे। जस्ट लाइक आप स्टॉक को देखते हो तो क्या होता है कि स्टॉक जो अप डाउन होता है वो मार्केट ओरिएंटेड अप डाउन होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला आपसे क्या पूछ रहा है, पहला बोल रहा है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सेकेंड है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, एंड थर्ड क्या है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन। बताइए इनमें से कौन कौन क्वालिफाई है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के लिए। अभी मैंने बोला है जितने भी मार्केट ओरिएंटेड चीजें होंगे, देखो इनके प्राइस डे टू डे इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, मार्केट बेस यही होता है, इसमें स्टेबिलिटी आपको बहुत कम दिखती है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, 2 को देखिए, आंसर कीजिए क्या होगा। देखो, इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये देखो, ये स्टॉक की बात कर रहा है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस, ये भी देखो कहीं ना कहीं मार्केट से ओरिएंटेड है। और जो तीसरा है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ये तीनों क्या है कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के ही पार्ट है, ठीक है। नहीं, इसका ऑल होगा। देखो, जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस के अंदर आता है ना, ये भी इसी का पार्ट होता है कि इसका मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन का ही वो भी पार्ट होगा, ओके। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए।
आपसे क्या पूछा जा रहा है, विथ रेफरेंस टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ओके, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्रीज बॉर्डर इन ए स्पेसिफाइड स्पेसिफिक टाइम पीरियड। देखो ये चीज तुम्हें पता है कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी का मतलब ही होता है कि हमारी टेरिटरी के अंदर एक टाइम स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हम जितनी चीज प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होता है, वो हमारा जीडीपी होता है। करेंटली इंडिया इज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए, क्या होगा इसका, बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही, दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट। और हमारे मोदी जी ने ये बोला है कि हम आने वाले सालों में क्या हो जाएंगे, हम थर्ड नंबर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और 2030 तक तो इनका कहना है कि हम 7 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे। आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल यहाँ पे आपको दिख रहा है, थर्ड नंबर तक पहुंचने की बात की गई है और 2030 तक हाँ थर्ड और 7 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे देखोगे तो मोदी जी ने ये भी बोला है, अभी अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो उठा के देख लोगे ना तो उसमें ये चीज मेंशन रहेगी 2047 तक हम क्या करेंगे कि इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बना देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, विथ रेफरेंस टू द पर्पल रिवॉल्यूशन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यहां से करेक्ट बताना है। देखो मैं पर्पल रिवॉल्यूशन के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं। चलिए ये खुशखबरी की बात है, अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सब यही चाहते हैं कि हम भी जल्दी से तरक्की करें, हमारा भी दुनिया में नाम हो। इस क्वेश्चन को देखिए फटाक से कि पर्पल रिवॉल्यूशन जो है इंडिया के अंदर हुआ है, इसके बारे में क्या करेक्ट स्टेटमेंट। देखो इसको एरोमा मिशन के नाम से जाना जाता है। अगर आपने सुना होगा ना तो जम्मू कश्मीर के अंदर एरोमा मिशन लेके आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2022 के अंदर, और इसी एरोमा मिशन के अंदर ये पर्पल रिवॉल्यूशन जो वर्ड है इसको क्वाइन किया गया था। तो बताइए क्या होगा। पहला, इट इज पार्ट ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सेकेंड, इट कवर्स कोर्स सीरियल्स एंड पल्सेस पर्टिकुलरली। क्या होगा जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। देखो लेवेंडर से रिलेटेड है ये, बताइए जल्दी से इसका क्या होगा राइट आंसर। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर ही आता है अरोमा मिशन, क्योंकि बहुत सारे उसके जो है ना औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। तो ये देखो ये जो है ना नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये तो होगा नहीं। सेकेंड क्या दे दिया, इट कवर्स, ये मोटे अनाज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये भी चीज नहीं बात की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नाइदर वन नॉर टू इज योर राइट आंसर। देखो एरोमा मिशन जो है वो अभी आपने जम्मू कश्मीर के अंदर देखा था। ठीक है आगे बढ़े। देखो इससे पहले लेवेंडर जो है ना मोस्टली हम स्विट्जरलैंड जैसे कंट्रियों से खरीदते थे। अभी हमने क्या सोचा है कि जम्मू कश्मीर हो गया, साथ साथ हिमाचल का जो रीजन है वहां भी हम थोड़ा थोड़ा इसको धीरे धीरे कल्टीवेट करना शुरू कर दें। एटलीस्ट देखो ये इससे भी इकोनॉमी, देखो क्या होता है ना कि इकोनॉमिक्स को अगर आप समझ गए तो आप मोस्टली चीजों को समझ जाओगे। लेवेंडर के कल्टीवेशन से देखो क्या होगा कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो क्राइसिस चलता है वो भी तो कम होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे कि इंपोर्ट कम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनिकॉर्न कंपनीज के बारे में आपसे बोला गया है। देखो जो बेंगलोर सिटी है ना इसको कैपिटल बोला जाता है यूनिकॉर्न कंपनीज का। ठीक है, तो पहला क्या है, यूनिकॉर्न इज ए प्राइवेटली हेड स्टार्टअप विथ ए वैल्यू ऑफ ओवर $10 बिलियन।
सेकेंड क्या है, बेंगलुरु इज इंडिया यूनिकॉर्न कैपिटल विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न हेडक्वार्टर्स। देखो नंबर 1 पे बेंगलुरु आता है, उसके बाद आएगा दिल्ली आएगा, देन कहाँ आएगा, मुंबई आएगा। अगर आपको ये पूछ लेना तो नंबर 1 पे हेडक्वार्टर सबसे तो बेंगलुरु में दिखेंगे, उसके बाद दिल्ली में दिखेंगे, उसके बाद आपको जो है मुंबई के अंदर देखने को मिलेंगे। बताइए जल्दी। $1 बिलियन, एक बार सोचिए कि $1 बिलियन, बिल्कुल सही कहा है आपने। ये क्या है, $1 बिलियन है, ना कि $10 बिलियन। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। यूनिकॉर्न बनने के लिए क्या है ना कि आपको $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा अशोक देसाई जी आपने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ओनली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। Which of the following best describe the build, operate, transfer model in infrastructure development? देखो जो बोट वाला मॉडल है ना, ये अभी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हाँ, सेकेंड उसमें करेक्ट था और फर्स्ट जो था इनकरेक्ट था, क्योंकि फर्स्ट वाले में आपने देखा कि 10 बिलियन लिखा हुआ था जबकि 1 बिलियन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये देखिए जो बोट मॉडल की बात की जाती है, नितिन गडकरी साहब कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं बोट मॉडल के बारे में। इसमें होता क्या है कि प्राइवेट पार्टी आएगी और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देगी। वो उसी से बाय थ्रो टोल टैक्स, जैसे सड़क बनाएगी तो क्या करेगी, टोल टैक्स लगा के वो अपना पैसा निकाल लेगी 20 से 30 सालों में, उसके बाद आपको ये हैंड ओवर कर देती है। तो बताइए बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल में इसका कौन सा होगा राइट आंसर। पढ़िए जल्दी से, आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा। देखो यहां पे लिखा हुआ है द प्राइवेट सेक्टर डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट एंड मेंटेन एन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट फॉर ए स्पेसिफाइड कंसेशनल पीरियड आफ्टर विच इट ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। और यही तो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं ना कि यही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये जो मोड है ना, ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि सरकार को पैसा लगाना नहीं पड़ता है। जो प्राइवेट पार्टीज होती है वो अपना पैसा लगाती है, फिर यहाँ से वो अपना प्रॉफिट भी निकाल लेती है और बाद में गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देती है। अभी जी मोस्टली जितने भी सड़क बन रहे हैं ना, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बन रहे हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो सड़क हो, रोड हो, ब्रिज हो। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द Panganur cows, which is which of the following statement are correct? देखो ये जो पंगनूर काव है ना, ये आपको साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। बहुत ही छोटा सा साइज होता है, मेरे ख्याल से 1 से 2 फीट, 2 फीट के आसपास। जो छोटा सा आपका लेब्राडोर देखते हो ना, उसके साइज का ये आपको देखने को मिलता है। तो पहला क्या है, इट इज एन इंडिजिनस ब्रीड ऑफ काउ नेटिव टू द स्टेट ऑफ गुजरात। क्या ये गुजरात का है, बताइए जल्दी से। देखो ये जो है ना, ये आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। इंडिजिनस ब्रीड तो है लेकिन कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। सेकेंड है दे आर टॉलेस्ट हम्प्ड कैटल इन द वर्ल्ड। अब ये टॉलेस्ट नहीं है, ये ड्वार्फ है, इसको शॉर्टेस्ट बोला जाता है। बौने हैं, ये बहुत ही छोटे हैं, छोटे साइज के। अभी अपने इंस्टा वगैरह पे देखा होगा कि इसको गोद में उठा के घूमते रहते हैं, बकरियों की तरह इनके छोटे छोटे सींग होते हैं और ये बिल्कुल बौने होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। यहाँ पे लिख दिया है सबसे ऊंचे, इसलिए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऊपर आंध्र प्रदेश होना चाहिए, गुजरात लिखा है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी, नाइदर 1 और 2। ठीक है, हाँ दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 और 2, मतलब कोई भी सही नहीं है।
Pangnur cows recently seen in news belongs to which of the following region of India? अभी हमने डिस्कस किया था किस रीजन से आपको देखने को मिलता है, इंडिजिनस ब्रीड है, हम्प्ड ड्वार्फ काउ ब्रीड होता है, तो कहां पे देखने को मिलेगा? तो बिल्कुल सही, आपको आंध्र प्रदेश में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। अब आपसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात की गई है और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है ना, एफपीआई के अंदर आप मालिक नहीं बन सकते, आपको किसी भी प्रकार का मालिकाना हक यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, आप एफपीआई में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप थ्रू सिक्योरिटी कर सकते हैं, थ्रू स्टॉक्स कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे चाहिए, उसका मालिकाना हक चाहिए, तो आपको एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वो जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कंपनी के वैल्यू का मिनिमम 10% होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है एफपीआई के बारे में। पहला है, इट डज नॉट प्रोवाइड द इन्वेस्टर विथ डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ कंपनीज एसेट। ये देखो ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ओनरशिप नहीं मिलती है। अगर यहाँ पे एफडीआई होता तो ओनरशिप मिलता है वहां पे। ठीक है, सेकेंड क्या है, एफपीआई होल्डिंग इंक्लूड एक्सचेंज ट्रेड फंड ओनली। मतलब जो एफपीआई है उसको आप सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ट्रेड फंड के थ्रू ही होल्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए जल्दी से। देखो एफपीआई जो है इसको आप सिक्योरिटी भी उसका ले सकते हैं, बॉन्ड भी ले सकते हैं, शेयर भी खरीद सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ट्रेड के ऊपर ये नहीं होता है ना, तो ये क्या इनकरेक्ट हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, वन ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं जल्दी से। इसको देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट आपको दिया गया है। पहला है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। सेकेंड है, ग्राम इज द मोस्ट डोमिनेंट पल्स हैविंग अ मेजर शेयर इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन इंडिया। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए जल्दी से, क्या होगा? देखो अगर इंडिया की बात करें तो वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, और साथ साथ अगर हम बात करें तो इसके अलावा ये 14% के आसपास जो पल्सेस है इंडिया को इंपोर्ट भी करना पड़ता है। जो ग्लोबली ग्लोबली जितना भी प्रोड्यूस होता है ना उसका 14% इंडिया को इंपोर्ट भी करना पड़ता है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी किया जाता है, सबसे ज्यादा खपत भी आपको इंडिया के अंदर ही दिखेगी। जो ग्लोब होता है उसका करीब करीब 27% जो है वो इंडिया खपत करता है, और प्रोड्यूस कितना करेगा तो अप्रोक्स 24% जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेकेंड है, ग्राम इज द मोस्ट डोमिनेंट पल्स। चना क्या मोस्ट प्रोमिनेंट है? अच्छा दोनों सही बता रहे हो आप इसका। देखो ये आपने जो बोला है बिल्कुल सही है। जो चना है ना ग्राम, ये जितने भी पल्सेस होते हैं इसमें सबसे ज्यादा हम ग्राम ही प्रोड्यूस करते हैं। अप्रोक्स 40% जो टोटल पल्सेस है इंडिया में उसका क्या होता है, ग्राम होगा। इसके बाद जो जिसको आप पीली दाल दिल्ली के अंदर बोला जाता है, जो अरहर बोलते हो, तो सेकेंड पोजीशन पे वो आता है अप्रोक्स 20% के आसपास वो आपको दिखेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ओनली। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब टी इंडस्ट्री के बारे में बात की गई है। देखो 2004 में इंडिया को जो पहला जीआई टैग मिला था ना वो भी दार्जिलिंग टी को ही मिला था। कब मिला था? 2004 में। ये इंडिया का पहला जीआई टैग प्रोडक्ट था दार्जिलिंग टी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि आजकल ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं। चलिए बताइए, टी प्रोडक्शन में बोल रहा है कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। असम ग्रोज अबाउट 90% ऑफ द टोटल टी प्रोडक्शन इन इंडिया। क्या होगा इसका राइट आंसर?
क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए क्या होगा। देखो ये बिल्कुल सही है। अगर हम टी की बात करें, जो नॉर्मल टी होता है ना, तो नॉर्मल अगर टी की बात करें तो इंडिया जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, टॉप पे चाइना है। अगर हम ब्लैक टी की बात करें, जो ब्लैक टी होता है, जो बेसिकली इंडिया में आप देखने को ज्यादातर मिलता है आम घरों में, तो ब्लैक टी में इसका सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है वो भी इंडिया ही है, और सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो भी इंडिया ही है ब्लैक टी का। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल सही। नहीं, आपने बोला 51%, एक्चुअली ये 55% के आसपास है जो कि असम प्रोड्यूस करता है ओवरऑल। ठीक है, अभी जो रिसेंटली डाटा आया है ना उसके हिसाब से देखा जाए तो अप्रोक्स 55% जो प्रोड्यूस होता है वो असम के अंदर होता है। ठीक है, चलिए फिर भी आपने बहुत काफी हद तक वहां पे सही जवाब दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपसे पूछा गया जा रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर डायरेक्ट टैक्सेशन इन इंडिया। अब देखो दो तरह का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि सपोज करो कि वो आपसे डायरेक्टली लिया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जस्ट लाइक जीएसटी आपसे छोटे छोटे अमाउंट में लिया जाता है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, चाहे इनकम टैक्स हो, वेल्थ टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, ये सब क्या होते हैं, ये सब डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। तो इनकम तो दिया नहीं है, वेल्थ टैक्स दिया है, प्रॉपर्टी टैक्स दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वन ओनली। एक्सरसाइज ड्यूटी क्या होता है, ये भी प्रोडक्ट के ऊपर लिया जाता है। कस्टम ड्यूटी देखो, कस्टम क्लियरेंस, ये भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ही लिया जाता है। तो ये दोनों क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रुप इंसॉल्वेंसी मैकेनिज्म। कौन सा समूह दिवालियापन तंत्र की विशेषता नहीं है। पहला क्या है, डिजाइन ए हैंडल इंसॉल्वेंसी सीरियसली वेयर मल्टीपल कंपनीज विथ ए कॉर्पोरेट ग्रुप आर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस्ड। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, फोकस ऑन इंडिविजुअल कंपनी रिकवरी एट अ टाइम रेदर देन ग्रुप वाइड रीस्ट्रक्चरिंग। देखिए ऑप्शंस जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो जब यहां पे बात की गई है ग्रुप इंसॉल्वेंसी मैकेनिज्म की, तो ग्रुप जो इंसॉल्वेंसी मैकेनिज्म है ये आपको कहां देखने को मिलेगा, किसी ग्रुप के ऊपर देखने को मिलेगा, कॉर्पोरेट ग्रुप हो, कंपनियों का एक ग्रुप हो। तो अगर यहाँ पे इंडिविजुअल लिखा हुआ है तो ये इंडिविजुअल जो लिखा हुआ है तो यही तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, बाकियों को तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहां से टी टी प्लांटेशन के बारे में आपसे पूछा गया है, विथ रेफरेंस टू द टी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओके, पहला स्टेटमेंट दिया है इट रिक्वायर्स डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट आपसे पूछा है द एवरेज एनुअल टेम्परेचर फॉर टी प्लांट टू ग्रो इज इन द रेंज ऑफ 15 टू 23 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। देखो टी का कल्टीवेशन आप कहां देखोगे, तो आपको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल एंड जो सब ट्रॉपिकल रीजन होता है यहाँ पे आपको टी कल्टीवेशन देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही, दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। ऑर्गेनिक मैटर भी होना चाहिए और वेल ड्रेन्ड सॉइल भी होना चाहिए। अगर वहां पे पानी जमेगा तो वो क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। ठीक है, और पता है ये जो ऊपर वाला रिक्वायरमेंट है ना, ये तो कॉफी के लिए भी कहीं ना कहीं सुटेबल हो जाता है, लेकिन जो सेकंड वाला जो टेम्परेचर एनुअल टेम्परेचर की बात करेंगे
तो अगर कॉफी की बात होती तो ये 20 to 30 या 35 इसको आप मान लीजिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। कॉफी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर ही किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द हेज फंड। हेज फंड के बारे में आपसे पूछा गया है और आपको बोलना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पढ़िए जल्दी से इसको, चार ऑप्शन से जल्दी से देखिए क्या है। देखो हेज फंड के अंदर क्या होता है ना कि इंसान को क्या चाहिए होता है कि हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही चाहिए होता है। इसीलिए हेज फंड के अंदर आप देखोगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया या कोई भी बड़ी कंपनीज है तो उसके सिक्योरिटी में लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ना कि स्टॉक के थ्रू जाते हैं। तो क्या होगा, इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज विथ द गोल ऑफ गेटिंग पॉजिटिव पॉजिटिव रिटर्न्स। और अभी देखो ये न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि हुआ क्या है कि हमारे पास सपोज करो हेज फंड के अंदर 100 पॉइंट्स थे, ठीक है। सेल कितने हुए हैं, सेल हुए हैं 200 पॉइंट्स। समझ रहे हो, जितने थे उससे दुगुना सिक्योरिटी को यहां पे सेल कर दिया गया है। इसीलिए इसके ऊपर छुरी लटकी हुई है। अब इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाओ फटाक से। सेबी भी परेशान है कि ऐसा कैसे हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। विथ रेफरेंस टू सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए सेबी के बारे में ही बात की गई है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज नॉन स्टेचुरी बॉडी थ्रू अ रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड है द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लुक्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑफ सेबी। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। सेबी के बारे में पूछा गया है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो वन तो बिल्कुल करेक्ट है। 1992 में अगर आप देखोगे तो सेबी का फॉर्मेशन होता है सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, तो ये तो बिल्कुल ही सही है। सेकेंड स्टेटमेंट को देखिए। द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लुक फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर ऑफ सेबी। क्या ये सही है या गलत है, आपको सेकेंड स्टेटमेंट देखना है। बताइए जल्दी से। देखिए चाहे सेबी हो चाहे सेट हो, एक सेट होता है सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये दोनों किसके अंदर आएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। एक और वर्ड याद रख लीजिएगा सेट के बारे में, ठीक है। ये दोनों ही यहां पे सही है। आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। विथ रेफरेंस टू द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रथम अग्रीय अनुमान, इसको FAE बोला जाता है। तो इसके बारे में क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, जल्दी से बताइए। दो स्टेटमेंट दिया गया है। देखो जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट होता है ना, ये एक एस्टिमेटेड डाटा होता है जो कि जब आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पेश करते हो तो उससे पहले इसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा। देखो ये तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि एस्टिमेट बिल्कुल किया जाता है यूनियन बजट से जस्ट पहले इसको प्रेजेंट किया जाता है। और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है।
और सेकेंड बोला है दे आर नोन एज एक्चुअल्स, नहीं इसको वास्तविक के रूप में नहीं जाना जाता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के बाद आप देखोगे सेकेंड भी आएगा, थर्ड भी आएगा। तो जो सेकेंड थर्ड वाला जो होता है ना, क्या फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट को एनएसओ रिलीज करता है? आप ये कहना चाह रहे हैं? इसको मोस्पी रिलीज करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मोस्पी इसको रिलीज करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट के बाद हम सेकेंड एडवांस एस्टिमेट भी लेके आते हैं, थर्ड भी लेके आते हैं। ठीक है, देखिए सीजीएल जो है ना वो थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा भी पूछता है। ये जो क्लास है इससे आपको स्टेट पीसीएस में थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा, ईपीएफओ में फायदा मिल जाएगा। तो सीजीएल में थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा होता है, तो उसमें आपको फैक्चुअल डाटा ज्यादा, डेट के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपको यहां से एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं चीजें, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स लेके चल रहा हूं। जैसे अभी हमने कल आर्ट एंड कल्चर के किए थे, आज जो है हम क्या कर रहे हैं कि इकोनॉमी के कर रहे हैं। तो इकोनॉमी का तो फिर भी चल जाएगा अगर आपने बजट को रट्टा मार लिया। बजट को आपको रटना पड़ेगा क्योंकि उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन ग्रॉस वैल्यू एडेड? जीवीए के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि जीवीए के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। बताइए, चार स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, क्या होगा? देखो पहला क्या दिया है, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ये क्या होता है? ये जीडीपी होता है। आपसे क्या पूछ रहे हैं? जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये क्या होगा? सेकेंड क्या है? देखो द टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय अ सेक्टर, इंडस्ट्री और एंटिटी माइनस द कॉस्ट ऑफ इनपुट। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर? थर्ड क्या है? देखो नेट इनकम अर्न बाय द कंट्री फ्रॉम एब्रॉड, इसको क्या कहते हैं? इसको रेमिटेंसेस कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? रेमिटेंसेस कहा जाता है। ये कहां पे ऐड होता है? तो ये जीएनपी के अंदर ऐड होता है। जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उसमें आप देखोगे कि रेमिटेंसेस ऐड होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो इसका राइट आंसर होगा बी, द वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ सेक्टर, इंडस्ट्री और एंटिटी माइनस द कॉस्ट ऑफ इनपुट। जो टोटल प्राइस है उसमें से आप क्या करोगे? इनपुट को माइनस कर दोगे। ठीक है, आगे चले। देखो इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है कि रेमिटेंसेस क्या है। रेमिटेंसेस आपको पता है हमारी सरकार जो है वो कंटिन्यूसली फोकस कर रही है कि इंडियन जो है वो अब्रॉड में जाके पैसा कमाए। और हमने भी देखा था कि वॉर प्रोन इजराइल में भी हमने अपने बहुत सारे नौजवानों को भेजा। रीजन यही है कि वहां से क्या आएगा? तो वहां से रेमिटेंसेस आएंगे। और रेमिटेंसेस जो आते हैं ना, ये इससे क्या होता है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो होता है ये बढ़ता है। ठीक है, और जब फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में हमारी वैल्यू भी बढ़ जाती है। चलिए बताइए इसको, दो लिस्ट दिए हुए हैं, इसको मैच कीजिए जल्दी से। पहला है नॉमिनल जीडीपी, दूसरा है पोटेंशियल एंड तीसरा है रियल जीडीपी। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए इसको, नॉमिनल जीडीपी क्या होगा? तो जिस जीडीपी को हम करंट प्राइस पे मेजर करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम नॉमिनल जीडीपी के नाम से जानते हैं। ये तो आपको पता है ना? बताइए जल्दी से।
आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कितना पेयर जो है वो कंप्लीटली मैच्ड है। कोई पेयर आपको मैच दिख रहा है? पोटेंशियल क्या होगा? तो पोटेंशियल क्या होगा? मैक्सिमम सस्टेनेबल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। और रियल जीडीपी क्या होता है? जिसमें से आपको आप इन्फ्लेशन को माइनस कर दे, ये क्या हो जाएगा? हमारा रियल जीडीपी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक भी पेयर यहां पे मैच नहीं हो रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, नन ऑफ द एबव। ठीक है, अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो सबसे ज्यादा भी इन वर्ल्ड के अंदर हम देखें तो सबसे ज्यादा किसका नॉमिनल जीडीपी आपको देखने को मिलता है? तो सबसे नंबर वन पे यूएसए, सॉरी चाइना दिखेगा। इसने यूएसए को भी सरपास कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, with reference to palm oil, which of the following statement is are correct? देखो पाम ऑयल का हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। इंडोनेशिया वाला जो रीजन है उससे हम क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा पाम ऑयल को हम इंपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ा क्या है कि इसीलिए हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारा इंडिजिनस प्रोडक्ट है हम इस पर रिलाई करें और पाम ऑयल को के इंपोर्ट को कम किया जाए, ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस है वो कम हो जाए। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? द ऑयल पाम ट्री इज नेटिव टू वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। सेकेंड है, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पाम ऑयल इन एशिया। देखो एक्सपोर्टर क्या होता है? एक्सपोर्टर का मतलब होता है निर्यातक, बेचने वाला। लेकिन मेरे ख्याल से जो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, वो खरीदने का काम करते हैं। क्या करेंगे? हम खरीदने का काम करेंगे। तो ये क्या है? ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गया। और अगर नेटिव पूछा जाए ना तो बिल्कुल सही है। जो नेटिव पाम ऑयल ट्री है वो कहां से आपको देखने को मिलता है? वो वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका से देखने को मिलता है। अब ने बिल्कुल सही कहा है कि इंडोनेशिया वाला जो रीजन है, इधर आप इंडोनेशिया देख लीजिए। और जब आप मिडल ईस्ट के साइड में जाओगे तो जो क्या है उसका, अफ्रीका के जस्ट ऊपर जो आपको देखने को मिलता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे जो कंट्रीज है, वहां पे भी बहुत ज्यादा ये इजिप्ट वगैरह में भी पाम ऑयल वहां से भी हम क्या करते हैं कि इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हाँ लार्जेस्ट अगर बोला जाए तो इंडोनेशिया वाले रीजन से ही करते हैं। लास्ट ईयर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे पाम ऑयल से रिलेटेड है, उसने वहां रबर नाम दे दिया था और बोला था कि बताओ कि रबर प्रोडक्शन में हमारे इंडिया का क्या स्थान है, हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं। इस पे क्वेश्चन आ गया था मेंस के अंदर। चलिए 21 को देखिए, इन ट्रेड एग्रीमेंट द निगेटिव लिस्टिंग रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? व्यापार समझौता में नकारात्मक सूची निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करती है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कीजिए। निगेटिव लिस्ट किसको यहां पे इंडिकेट करता है? बताइए निगेटिव लिस्टिंग। द लिस्ट कंटेनिंग प्रोहिबिटेड गुड्स एंड सर्विसेज, लिस्ट ऑफ गुड एंड सर्विस विथ हाईएस्ट टैक्स एंड टैरिफ, द लिस्ट ऑफ आइटम व्हिच हैव नेगेटिव externalities with trade when traded, and the list of sectors in which country do not agree to liberalize trade। बताइए निगेटिव लिस्टिंग क्या होगा? वन पे भी लाइव होने वाला है। इसके बाद जो वन पे है ना, वो हम ईपीएफओ के आज इन्वायरमेंट का सेक्शन वहां पे देखने वाले हैं, तो वो भी लाइव होगा और ये तो लाइव चल ही रहा है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखो जो निगेटिव लिस्टिंग होती है ना, इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो कमोडिटीज होता है उसको सेल करने का जो एक एग्रीमेंट होता है ना, कि आपको एक छूट दी जाती है कि आप यहाँ के सेल कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है? द लिस्ट ऑफ ए सेक्टर इन विच कंट्रीज डू नॉट एग्री टू लिबरलाइज ट्रेड। यही इसका राइट आंसर होगा। जहां पे इसको प्रोहिबिट किया जाएगा ना कमोडिटीज को मार्केटिंग करने से, यही आपका क्या हो जाएगा?
यहीं पे आपको निगेटिव लिस्टिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। The term articles of agreement sometimes appeared in the news in the context of, जो आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट होता है ये किस चीज से रिलेटेड है, जल्दी बताइए। आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट किस चीज से रिलेटेड होता है? देखो ये जो टर्म है ना आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, ये आपको आईएमएफ की लिस्ट में दिखेगा। आईएमएफ क्या करता है कि हर साल बैठ के वहां पे डिस्कशन करेगा इसके ऊपर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही, क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आईएमएफ क्या करता है कि इसकी जो पार्टीज हैं उनके साथ मीटिंग करता है और बैठ के एनुअल डिस्कस करता है, किसको लेके? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। इसी को आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। Which of the following statement is correct regarding रिवर्स फ्लिपिंग? रिवर्स फ्लिपिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या होता है रिवर्स फ्लिपिंग, जल्दी से बताइए। देखो रिवर्स फ्लिपिंग जो होता है ना, ये बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए यूज किया जाता है। सपोज करो कि अशोक देसाई जी ने एक स्टार्टअप अभी यूएसए के अंदर स्टार्ट किया, और फिर ये क्या करेंगे कि अब इनको लगेगा कि नहीं, यूएसए में तो हमने बहुत पैसा कमा लिया, वहां की सरकार को भी कर लिया, अब हमें अपने घर पे जाना है, कर्नाटका में इंडिया के अंदर सेटअप करना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही, क्या होगा? इट डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ ओवरसीज स्टार्टअप शिफ्टिंग देयर डोमिसाइल। बिल्कुल सही हो। अभी देखो हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार बोला है कि जो यहां से जाके दूसरे देश में यूनिकॉर्न कंपनीज बना रहे हैं उनको बोल रहा है इंडिया आ जाओ, हम आपको सब्सिडी भी देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। आपसे पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर फंक्शन ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। आपसे पूछ रहा है कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है इन चारों में से उसका जो एक है ना कोई, वो कोर ऑप्शंस नहीं है। क्या नहीं है, जल्दी से बताइए। देखो जैसा कि नाम से आप देख रहे हो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, तो बेसिकली ऑब्वियसली ये डेटा से रिलेटेड है। इंडिविजुअल हो या कंपनी जो उसके इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होगा। तो क्या होगा? कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग क्रेडिट डाटा ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। देखो बिल्कुल ये करेगा ही करेगा। सेकेंड क्या है? एनालाइजिंग क्रेडिट डाटा एंड जनरेटिंग क्रेडिट रिपोर्ट, ये भी करेगा। ये नाम से देखो ना क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंट्री है, तो वो तो डेटा को तो स्टोर करेगा ही करेगा। बिल्कुल से अशोक देसाई जी, क्या होगा? ग्रांटिंग लोन्स टू कंज्यूमर्स, ये काम ये नहीं करेगा। बाकी के तीनों काम जो है आपको यहाँ पे इसी के फंक्शंस है वो। और जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है इसके ऊपर डाटा चोरी करने का आरोप जो है इंडिया के अंदर हर दिन लगते रहता है। खास करके जो हमारा आधार का डाटा है इसको चोरी करने का कई बार आरोप लग चुका है मल्टीपल कंट्रीज के ऊपर। इनफैक्ट गवर्नमेंट के ऊपर भी एलिगेशन लगा है, और गवर्नमेंट अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है आधार वाला। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। विथ रेफरेंस टू कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आपसे दो स्टेटमेंट दिया गया है, और पूछा जा रहा है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। बताइए जल्दी से। ये देखो ये तो सिंपल है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर आएगा।
और मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है वो फिलहाल उसको सबमर्ज कर दिया गया है पावर के साथ। तो बताइए क्या होगा? इट इज अ नोडल ऑफिस ऑफ फॉर कलेक्टिंग कंपाइलेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ कोल स्टेटिक्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहला ये है। सेकेंड है, इट act as a appellate authority in case of dispute between consumers and owners arising due to declaration of grade of coal। देखो इंडिया की बात करें तो इंडिया में नंबर 1 कोल आपको एंथ्रासाइड देखने को भी नहीं मिलता है। क्या होगा जल्दी बताइए, 25 का आंसर कीजिए जल्दी से। देखो ये बिल्कुल सही है। ये क्या करती है, पूरा एक स्टेटिस्टिक्स का रिपोर्ट जारी करेगी जिसके अंदर इसके पास सारा का सारा डाटा होगा। और दूसरा क्या है कि चूंकि ये नोडल एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर आएगी, तो एक तरह का एपिलेट ऑथोरिटी भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2। अच्छा, जब बात कोल की बात की गई है ना, तो जीआईएस के बारे में आपने सुना होगा, जियोलॉजिकल जीएसआई के बारे में, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसको अंग्रेजों के टाइम पे बनाया गया था। अंग्रेजों के टाइम पे आपने देखा था। और जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, इसका मेन काम क्या होता था कि जो ट्रेन बनाए गए थे, स्टीम इंजन जो उसके फैक्ट्रीज थे, उसके लिए कोल ढूंढना। ठीक है, अब तो खैर पूरा का पूरा माइनिंग का काम ही इनके अंदर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 2 स्टेटमेंट दिया गया, ये भी कोल प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। स्टेटमेंट 1 है, द कोल प्रोडक्शन इन इंडिया इज कंस्टेंटली डिक्लाइन इन द पास्ट 2 ईयर्स। आपसे बोला जा रहा है कि पिछले 2 साल में जो है वो कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन हुआ है। बताइए जल्दी से, इस स्टेटमेंट को देख के क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? क्या आपको लगता है कि इंडिया के अंदर जो कोल प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होगा? इंडिया के अंदर अभी भी अगर हम पावर जनरेशन की बात करें ना, तो 60% जो पावर है वो थर्मल पावर प्लांट के थ्रू ही जनरेट किया जाता है। कहा? थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू। ठीक है। हाँ, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस जो सबसे चीप क्वालिटी का होता है वो पिट होता है। इंडिया के अंदर आपको बिटुमिनस और पिट ही देखने को मिलेगा। खास करके जो मध्य प्रदेश वाला है ना, जो शहडोल वाला इलाका, वहां पे आपको बिटुमिनस कोल देखने को मिलता है, शहडोल मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, इसका आंसर कीजिए। देखो यहाँ पे क्या देख रहा है कि कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग। देखो कांस्टेंट डिक्लाइन नहीं होगा ये, क्योंकि हम सबसे ज्यादा अभी भी क्या कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट पे ही रिलाई कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इंडिया एम्स टू अचीव द नेट जीरो टारगेट बाय 2070। सेकेंड स्टेटमेंट 100% राइट है। इंडिया का टारगेट है नेट जीरो इमिशन बाय 2017। अभी जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है इस इलेक्शन का, उसके अंदर भी ये चीज मेंशन्ड है कि हम 2070 तक क्या करेंगे, नेट जीरो इमिशन कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है बिल्कुल अशोक देसाई जी। इंडिया का यहां पे टारगेट है कि 2070 तक हम इसको कर देंगे नेट जीरो। यूएनईपी ने बोला था कि 2050 तक करना है, लेकिन इंडिया ने बोला कि नहीं, हम 2070 तक करेंगे। और अभी जो रिसेंटली कल ही बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है, संकल्प पत्र कह के, उसके अंदर उन्होंने, नहीं 2050 जो है वो तो यूएनईपी का है, वो हमारा नहीं है, हमारा 2070 है। इसको आप एक बार अच्छे से देखिए, हमने बोला 2070 तक हम ये चीज करेंगे, और मोदी जी के मैनिफेस्टो में भी ये क्लियर लिखा हुआ है कि 2070 तक हम ये कर देंगे।
2047 तक डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे, ये सब उनके मैनिफेस्टो में है। चलिए इस सवाल को देखिए, कोल प्रोडक्शन इन इंडिया आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन क्या है कि इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कोल ग्लोबली। क्या इंडिया आपको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर लगता है कोल में? बताइए। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ये भी देख लीजिएगा यहां पर। हाँ, तो विकसित भारत इट मीन्स डेवलप्ड इंडिया, समझिए इसको। बताइए इनमें से क्या, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। कोल प्रोडक्शन के बारे में आपसे पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कोल ग्लोबली। बताइए क्या होगा। देखो बिल्कुल सही कहा है आपने, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। अब वन अगर इनकरेक्ट हुआ है तो आपका एक ऑप्शन इलिमिनेट हो गया, बाकी तीन ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है कि द टॉप 3 स्टेट विथ हाईएस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया आर ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो देखो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, टू को इलिमिनेट कर देना है, जिस भी ऑप्शन में टू को देखे उसको काट दीजिए। राइट आंसर आपका सी आ गया, 1 और 3, ठीक है। क्योंकि यहां पे ये देखो ना कि कोल डिपॉजिट इन इंडिया जनरली कंटेन्स लो लेवल ऑफ एस। नहीं, इंडिया के अंदर जो कोल्स है उसके अंदर आपको हाई लेवल ऑफ एस देखने को मिलता है। बिल्कुल सही कहा है आपने, सेकंड करेक्ट है। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन एबव आर नॉट करेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, 1 और 3, ठीक है। चलिए यहां पे आपको विथ रेफरेंस टू द टैक्स टू जीडीपी रेशियो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए देखिए इसको। स्टेटमेंट 1 कह रहा है अ लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिकेट मोर स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एंड अ बेटर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंट्री। सेकेंड है डेवलप्ड नेशंस टाइपिकली हैव लोअर टैक्स टू जीडीपी रेशियो देन डेवलपिंग नेशंस। क्या होगा जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। बताइए जल्दी से। वन रोंग है, वन कैसे रोंग है ये बताइए मुझे, वन रोंग कैसे है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अगर लो टैक्स होगा, टैक्स कम होगा तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम जाएगी। अगर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम जाएगी तो वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कम करेगी। तो इसी वजह से क्या है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही कहा आपने, इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 2 ओनली। जितने भी डेवलप्ड कंट्री आपको देखने को मिलेगा ना, तो डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है कि ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इसीलिए वहां पे ये टैक्स स्लैब जो होता है ये कम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री अगर वहां पे कम कर दिया तो फिर सरकार तो घाटे में चली जाएगी, बिल्कुल कर्जे से डूब जाएगी। With reference to provision coverage ratio (PCR), which of the following statement is are correct? बताइए। प्रोविजन कवरेज रेशियो के बारे में आपसे पूछा गया है।
देखो जो प्रोविजन कवरेज रेशियो होता है, ये क्या होता है, जब हम लोन पे किसी को पैसा देते हैं तो वो लोन कितना वापस आएगा, तो उसको ये यहाँ पे डिफाइन करता है, ठीक है। इट इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ फंड्स अ बैंक हैज केप्ट असाइड टू मीट अ CRAR रिक्वायरमेंट। सेकेंड क्या कहता है कि हाई PCR इंडिकेट्स लोअर इन द अनएक्सपोज पार्ट ऑफ द बेड डेट। देखो यहां पे मैंने क्या बोला कि ये लोन से रिलेटेड है, ये डेट से रिलेटेड है, तो स्टेटमेंट वन का कोई लेना देना ही नहीं है यहां से, ठीक है। बिल्कुल सही, जो सेकेंड वाला है ये ट्रू है। जब हाई आपको प्रोविजन कवरेज रेशियो देखने को मिलता है तो वहां पे आपको लोअर अनएक्सपोज पार्ट ऑफ बेड डेप्थ दिखेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, करेक्ट आंसर आपसे पूछ रहा है किसके बारे में, Which among the following are the coercive measures taken by the government of India during the economic crisis in 1991? देखो 1991 में क्या हुआ था कि यहाँ पे आपको दिखेगा PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, और हमारे पास जो था वो हार्डली जो था 1 वीक और 2 वीक का ही ट्रेड करने का पैसा बचा था, फॉरेक्स रिजर्व बचा था। तो यहाँ पे मनमोहन सिंह जो कि नए नए फाइनेंस मिनिस्टर बने होते हैं, वो क्या करेंगे, 40 टन्स ऑफ गोल्ड लेके जाएंगे। 40 टन्स मतलब समझो कितना हो गया, 1 टन में 1000 kg होता है। 40 टन्स ऑफ गोल्ड लेके जाते हैं, और जो ब्रिटेन का जो सेंट्रल बैंक ऑफ ब्रिटेन है वहां पे ये गोल्ड गिरवी रख के वहां से पैसा लेके आते हैं। तो क्या हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही, जो LPG रिफॉर्म यहाँ पे देखने को मिला था। तो क्या हुआ था यहाँ पे बताइए, 3 ऑप्शन है यहाँ आपके पास, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सुधारात्मक उपाय किए गए थे। पहला देखो क्या है, एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज। नहीं, देखो अगर आप एप्रिसिएशन करोगे तो आपका क्या होगा, जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है ना वो भी कम हो जाएगा। तो 1991 में 2 बार इंडियन रुपीज को डिवेल्यूएट किया गया था, 2 बार, 2 टाइम्स उस समय किया गया था। कुछ मत करो, वन जहां जहां है उसको काट दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, बी, 2 एंड 3। ठीक है, समझ आ गया आपको। बिल्कुल सही है, LPG रिफॉर्म लेके आए थे। चलिए एक या दो क्वेश्चन ही आपके बचे होंगे इसके, जल्दी से देख लेते हैं। द वेराइटीज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, CIM उन्नति, हरियाली, CIM समर्थ, ये सब जो आपको दिख रहा है CIM भारत, आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, समाचारों में देखी गई किसमें, CIM उन्नति, CIM हरियाली, CIM समर्थ, ये सब जो है ये किस तरह से किससे संबंधित है बताइए, सीरियल से, पल्सेस से, एरोमिक प्लांट से, या ऑयल सीड प्लांट से, किससे रिलेटेड होंगे ये बताइए जल्दी से। देखो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में आपको देखने को मिलता है, उन्होंने ही ये सब वेराइटीज रिसेंटली डिस्कवर किए थे। तो क्या होगा, ये सारे क्या है, ये सब के सब एरोमेटिक प्लांट्स हैं। और अगर सेंट्रल इंस्टीट्यूट इसका पूछा जाए तो कहां पे देखने को मिलेगा आपको, तो लखनऊ के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके सेशन का, देखिए इसको गलत मत कीजिएगा, क्योंकि जो गोल्ड का प्राइस है, गोल्ड का प्राइस अगर हम बात करें ना तो अभी 75 प्लस हो गया है 24 कैरेट गोल्ड का, ठीक है। और इसका मेन रीजन क्या है, तो इस गोल्ड के प्राइस का बढ़ने का जो मेन रीजन है वो गल्फ कंट्रीज का वॉर है। जो आप इजराइल ईरान का जो वॉर देख रहे हो ना, सबको लग रहा है कि एक थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, यही वजह है कि गोल्ड के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं। तो बताइए सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बताइए जल्दी से। पहला है दीज आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ठीक है।
सेकेंड है दीज आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द आरबीआई। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कीजिए। बताइए। देखिए, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की बात करें तो 2015 में ही इसको लॉन्च किया गया था पहली बार। और किसने किया था? तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? पहला क्या है? दीज आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड। देखो ये बिल्कुल सही है। आपको भले ये डिजिटल गोल्ड है, आपको जो पेपर मिलेंगे उस पे लिखे रहेंगे आपने 1 ग्राम खरीदा, 2 ग्राम खरीदा, तो क्या है कि ग्राम्स के अंदर ये दिखेंगे। ठीक है। सेकेंड क्या है कि दीज आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन यहां पे देखो एक चीज इसने क्या बोल दिया है कि यहां पे इन्होंने एक चीज क्या बोल दिया कि ऑन बिहाफ ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो यहीं पे ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसको इशू गवर्नमेंट करती है। और कहां पे करेगी? तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला जो 2006 का एक्ट है ना, इसके थ्रू ये यहां पे करती है। ठीक है। आरबीआई का काम है इसको बेचना। ठीक है। आरबीआई जो है इशू नहीं करती। इशू किसके अंदर किया जाता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006 के अंदर इसको इशू किया जाता है। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए ये था आज का आपका सेशन। और क्वेश्चन से नहीं, अब क्वेश्चन से नहीं बचे। अब जो कल है ना, नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे कि पॉलिटी के जो करंट इवेंट्स हुए हैं, पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी, इन दोनों के करंट इवेंट्स को हम नेक्स्ट क्लास में कल देख लेंगे। ठीक है। तो मिलता हूं दोबारा आपसे 1 बजे। ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सॉरी आज जो है, आज हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेक्शन है, तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है उसके। तो मिलिए 1 बजे फिर। ठीक है। ओके देन, थैंक यू।